कोरोना संकट में इस गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, इस देश के आम इंसान की कोई सुनवाई नहीं है। और यह बात मैं आपको 3 शहरों की मिसाल देकर बताने वाला हूं, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली। सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे इलाहाबाद का। इलाहाबाद में यह तस्वीर देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं वहां की पुलिस किस तरह से गरीब सब्जी वालों की सब्जियों को रौंदते हुए अपनी गाड़ी ले जा रहा है। इनको थोड़ी सी भी नहीं परवाह है कि कोरोना संकट में गरीब की कमर टूट गई है और बावजूद उसके पुलिस इस तरह से उनकी सब्जियों को रौंद रही है। उनसे बात तक नहीं की, उनसे संवाद तक नहीं किया और इस तरह से उनकी सब्जियों को रौंद कर चली गई। अब ये दूसरा वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें कितनी तेजी से पुलिस की गाड़ी पीछे आती है और एक गरीब मरते मरते एक तरह से रह गया, बच गया बिल्कुल किसी तरह से। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको यह नहीं पता कि आज की तारीख में गरीब हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर पहुंचा, कई लोग मर गए, 600 से 700 लोग तो लॉकडाउन के बाद कोरोना के अलावा मर गए, कुछ सड़क हादसों में, कुछ भूख प्यास के चलते। और गरीबों के आप ठेले को इस तरह से तोड़ रहे हो। कुछ दिनों पहले का आपको यह वीडियो याद होगा, अहमदाबाद का था। यह भी कोरोना संकट के बीचों बीच। यहां भी देखिए किस तरह से पुलिस गरीब सब्जी और फल वालों के ठेले को रौंद रही है, तोड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में अंग्रेजी हुकूमत चल रही हो। इस कोरोना काल में जहां गरीब 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही हो, भूख से उसकी मौत हो जा रही हो, वहां पुलिस का क्रूर चेहरा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ऐसा लग रहा है जैसे गरीब, बेबस और लाचारों को उसकी बेबसी और लाचारी की सजा दे रही हो। एक पुलिस की गाड़ी आएगी, गरीब अपनी सब्जी बेचता होगा, उसकी सब्जियों को गाड़ियों से रौंद दिया जाएगा, गरीब अपनी जान बचा के भागेगा और दूर खड़ा होकर देखता रहेगा उसकी सब्जी रौंदी जा रही है। प्रयागराज की घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, प्रयागराज के दारोगा की कारस्तानी का संज्ञान हमने लिया है, भरवाया जाएगा सब्जियों का हर्जाना। भारत में हालात बदतर होते जा रहे हैं, लगातार बदतर होते जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली और मुंबई, ये 2 जगह हैं, एक हमारी आर्थिक राजधानी और दूसरी जो है देश की राजधानी। इन दोनों जगह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह अखबार की सुर्खी है, कोरोना संदिग्ध डॉक्टर पिता को लेकर बेटी 5 अस्पतालों के चक्कर लगाती रही, किसी ने भर्ती नहीं दिया, दम तोड़ा। इस तरह की कई मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। एक और पत्रकार हैं उत्सव बैंस, उन्होंने यह मामला आपके सामने पेश किया है। 80 साल का बुजुर्ग दिल्ली हाईकोर्ट इसलिए गया क्योंकि 4 दिल्ली के अस्पतालों ने उसे बिस्तर देने से इनकार कर दिया, मगर जैसे ही मामले की सुनवाई हुई, उस 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक बेशक दिल्ली सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रही हो, मगर उसके अलावा कुछ और खबरें हैं जो चिंताजनक हैं, जो इस तस्वीर के जरिए सामने उभर कर आती हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रति 10 लाख लोग दिल्ली में सबसे ज्यादा केस हैं और सबसे ज्यादा मौतें? दिल्ली में प्रति 10 लाख 1262 केसेस हैं और प्रति 10 लाख 33 मौतें हुई हैं। कि कुछ प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो कोविड पेशेंट्स को एडमिशन नहीं दे रहे हैं या ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो हालांकि सरकार ने इन्हें मार्च में ही कहा था कि आप कोविड की पेशेंट्स की तैयारी करें, और करीब 1 हफ्ते पहले इन्हें कहा जा चुका है कि आप अपने 20% बेड्स जो हैं वो आप कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व करें, मगर अभी भी ये सामने आ रहा है कि कुछ हॉस्पिटल्स ने ये नहीं किया है। अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हम दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल हर अस्पताल में तैनात कर रहे हैं। अस्पताल में बेड की उपलब्धि की सही जानकारी दिल्ली कोरोना ऐप पर देना और जरूरतमंदों का एडमिशन करवाना उनकी जिम्मेदारी होगी। मगर सवाल ये कि जब पिछले 2-2.5 महीनों से लॉकडाउन जारी है, तो अब जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये फरमान जारी क्यों कर रहे हैं? पत्रकार कुणाल पुरोहित ने क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर। पिछले 2 दिनों में मैंने मुंबई में स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बिखरते देखा है। मेरे अंकल की मौत कोरोना की वजह से हुई और जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत भयानक है। अंकल 3 दिन से लगातार खांस रहे थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तीसरे दिन जाकर बहुत मुश्किल से हम उनका टेस्ट करवा पाए और यह कहा गया कि यह रिपोर्ट 2 दिन में आएगी।
मगर टेस्ट के 24 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। टेस्ट की रिपोर्ट उनके मौत के बाद आई। उनकी मौत से पहले जब भी हमने किसी निजी अस्पताल में दाखिले की कोशिश की, सब ने मना कर दिया। एक बीएमसी अस्पताल राजवाड़ी में ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। उनके मौत के बाद टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। उनके परिवार में उनकी पत्नी डायबिटीज की मरीज हैं, एक 86 साल की मां हैं और 3 अन्य हैं। परिवार के 2 सदस्यों, पत्नी और उनकी बेटी में कोरोना के लक्षण दिखने लगे हैं। उन्होंने बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 में कॉल किया, कोई जवाब नहीं मिला। बीएमसी के अस्पताल में उनसे कहा गया कि आप निजी अस्पताल में जाएं। परिवार के पास कार नहीं है, वो कैसे जाएंगे? प्राइवेट अस्पताल उनका टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो डॉक्टर का पर्चा मांगते हैं और डॉक्टर उन्हें प्रेस्क्रिप्शन देने को तैयार नहीं हैं। अंकल की मौत को 2 दिन गुजर चुके हैं और घर में कोरोना के 5 हाई रिस्क मरीज हैं। ना बीएमसी उनका टेस्ट कर रहा है और ना ही कोई मशवरा दिया गया है कि जब तक बीएमसी उन तक नहीं पहुंचता उन्हें क्या करना चाहिए। यह है कुणाल पुरोहित की दर्द भरी दास्तान, उनके अंकल की दास्तान। एक आम इंसान कोविड टेस्ट कहां से लेके आएगा, ये कोई भी सरकार नहीं बता रही है। मुंबई में यह मसला बहुत एक्यूट है और आई एम श्योर और शहरों में भी होगा। दिल्ली जैसे शहरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं सरकारी, जो काफ़ी अच्छे हैं और आम इंसान वहाँ पे जाते हैं। लेकिन मुंबई जैसे शहरों में सरकारी अस्पताल में शायद ही कोई लो मिडिल क्लास लोग जाते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इस शहर की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स एडमिशन ही नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। हर जगह बोल देते हैं कोविड टेस्ट करवा के लेके आओ, लेकिन कहाँ से लेके आओ? मेरी एक दरख्वास्त है सारे चीफ मिनिस्टर्स से कि जनता को आप बताएं कि अगर उनको अस्पताल जाना है तो उन्हें क्या करना होगा। अगर उन्हें पहले टेस्ट करवाना होगा तो बताइए टेस्ट कहाँ से होगा, और अगर इमरजेंसी हुई तो क्या हुआ? अगर आज मेरे घर में कोई बुजुर्ग ज़मीन पे गिर गया और उनका हिप डिसलोकेशन हो गया या उन्हें हार्ट अटैक हो गया तो मैं इमरजेंसी में कहाँ से कोविड टेस्ट करवाऊँ? हर दिन एक मौत मैं देख रही हूँ। आप सोचिए इस देश की संख्या इतनी बड़ी है, कितने लोग हॉस्पिटल में इलाज ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीच में मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के अंदर लॉकडाउन लागू करने के बाद भी केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, उसकी वजह को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जब मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था तो उसके पीछे किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी, जो अब मैं आपको सिलसिलेवार तौर पर बताना चाहता हूं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को, इस तारीख 11 मार्च को यह घोषणा कर दिया था कि कोरोना संकट जो है वो एक बहुत बड़ी महामारी है। मगर हमारी सरकार ने करीब 2 हफ्तों का इंतजार किया। इस बीच क्या हो रहा था? संसद भवन भी चल रहा था, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिराई जा रही थी। नंबर 3, दिल्ली में तबलीगी जमात के आयोजन की अनुमति गृह मंत्रालय ने दी, और वो कब हुआ था? 14 या 15 मार्च को। जबकि आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने तबलीगी जमात को ऐसा आयोजन करने से मना कर दिया। इसके अलावा जो तबलीगी जमात के विदेशी डेलीगेट्स थे उनकी जांच तक नहीं हुई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो सबसे पहले तो भारत की में जो कोरोना की जो महामारी है, लॉकडाउन से पहले, तुरंत पहले ये जो तमाम चीजें सामने उभर कर आई, उसकी वजह ये है। इसके बाद कायदे से जब 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि कोरोना संकट एक महामारी है, तभी प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए था कि देखिए, मैं आपको 14 दिन का वक्त दे रहा हूं गरीबों को। आप अगर आप अपने घरों को वापस जाना चाहें तो ये स्पेशल ट्रेन हैं, आप इसके जरिए वापस जा सकते हैं। आपने क्या किया? गरीब को सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया और वो गरीब सड़कों पर निकल गया। फिर अचानक 1 महीने बाद आपका दिमाग में पता नहीं क्या बल्ब जल उठता है, आप अचानक उनको ट्रेन मुहैया करा देते हैं। इस बीच क्या हो रहा होता है? वो गरीब सड़कों पर चल रहा होता है, बड़ी तादाद में लोग मर रहे होते हैं। कई गरीब जो शहरों से अपने गांव जाते हैं, उनके अंदर कोरोना का वायरस होता है। आपसे लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपील करते रहे कि मोदी जी ट्रेन मुहैया कराइए, मगर उनकी बात सुनते सुनते आपने 1 महीने 10 दिन का वक्त गुजार दिया। किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं।